हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यू में हम इस बार चर्चा कर रहे हैं शेर शायद JRF रैंक 53 दिव्यांशु सौकी, जो कि बिलोंग करते हैं कोलकाता से। दूसरा अटेम्प्ट उनका ये था। चलिए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनके क्या क्या स्ट्रगल रहे इस एग्जाम को लेकर, क्या स्ट्रेटेजी रही इसको लेकर, इन सब की लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले दिव्यांशु, आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम इस सेशन में। और थैंक यू सर। और आपकी जो सक्सेस है उसके लिए बहुत सारी बधाई आपको और आपकी फैमिली को। तो दिव्यांशु बताइए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई लाइफ साइंस को लेकर, इस एग्जाम को लेकर। सर तो मैंने पहले तो मेरा क्लास 12 जब खत्म हो गया था तब तो कोविड आ चुका था। तो हम्म। मैंने फिर एक इंटीग्रेटेड एमएससी ज्वाइन किया था। तब मैं एंटायरली श्योर नहीं था कि मुझे ये परस्यू करना है या नहीं। बट बाय सेकंड थर्ड ईयर आई वाज लाइक इन लव विद व्हाट आई वाज स्टडीइंग। कुछ एक पोर्शंस थे जो ऑब्वियसली मेरे को थोड़े से डिफिकल्ट लगते थे अच्छा। इन कंपैरिजन टू सम अदर सब्जेक्ट्स। हम्म। बट आई सो मेरा मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में था। आई लाइक बायोटेक से माई था। सब्जेक्ट अ लॉट। हम्म। एंड हमारे लाइक कोर्स में भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही कवर होते हैं जो नेट में हम्म। आते हैं। हम्म। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू विद इट। तब मुझे ये सीएसआर नेट सबके बारे में नहीं पता था। हम्म। आस्ते आस्ते पता चला। तो हम्म। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट अपने फोर्थ ईयर के एंड में दिया था। अच्छा। तभी मैंने ऐसे कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, पढ़ा नहीं था। हम्म। बस ऐसे कुछ एक टॉपिक जो मुझे अच्छे लगते थे मैं देखकर बस एग्जाम देने चला गया था। अच्छा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट वंस एंड सीइंग की वेयर मतलब कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं। फिर हम्म। सेकंड बार जब मैंने दिया अभी जून में, तो हम्म। मेरे पास करीब 2 अढ़ाई महीने थे। तो उस 2 महीने में ही मैंने अपना मतलब मेन प्रिपरेशन किया इस बार। अच्छा, तो प्रिपरेशन आपका क्या मतलब बेस क्या था? आप इमोशन बेस के साथ जुड़े थे कि आपके पास लाइव बेस था? नहीं तो मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया था, मैं कह रहा था कुछ खास नहीं पढ़कर, तब मैंने लिया था कोर्स। बट मेरे मतलब कॉलेज के कोर्स वर्क के साथ मेरे को इनफ टाइम नहीं मिला था उस समय कि मैं गो ओवर कर पाऊँ खासी कुछ। तो मैंने उसी बैच का एक एक्सटेंशन ले लिया था। अच्छा। तो मेरे पास हम्म। 2 महीने थे। तो मुझे लगा कि मैं हम्म। एक एक महीना करके लेता हूँ और देखता हूँ कि कैसा मूव कर रहा है। हम्म। अगर मेरा 1 महीने का प्रोग्रेस ठीक रहता तो मैं सेकंड महीने वही पुराने वाले ये का ही एक्सटेंशन ले लेता। तो लाइव अच्छा। क्लासेस तो नहीं थी मेरे पास, हम्म। बट वो रिकॉर्डेड क्लासेस रिकॉर्डेड। ही ठीक मैं है। हम्म। प्रेफ़र करता था बेसिकली। तो आईफेस के बारे में सबसे पहले कैसे पता लगा आपको? तो मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। उनका उनका भी जेआरएफ निकल गया था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने कैसे क्या पढ़ा ये? तो हम्म। उन्होंने बोला था कि ये जेआरएफ के क्लासेस बड़े अच्छे होते हैं। कैलाश सर के मतलब कैलाश सर के कुछ वीडियोज़ भी देखे थे अच्छा, यूट्यूब अच्छा, पर अच्छा। पहले। तो फिर अच्छा। उनके सजेशन पर ही पहली बार मैंने लिया था। लेकिन हम्म। उस बार मेरी गलती थी, मैंने कुछ खास हम्म। पढ़ाई की नहीं थी, अच्छा, तो पढ़ाई नहीं उस बार करी। नहीं हुआ। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था हुँ, हुँ। और इस बार आपका बहुत अच्छा रैंक निकला, 53 रैंक तो बहुत अच्छा रैंक है। हाँ। तो क्या डिफरेंस, क्या आपने निकाला कि किस वजह से पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था और किस वजह से आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई? ऐसा सर क्या आपने मेरे टैक्टिक्स किए थे? हाँ। हाँ, हाँ, सॉरी। मतलब ऐसा क्या आपने मतलब कुछ अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया था ऐसा कि एक बहुत बड़ा लीप आपको मिला? हम्म। हाँ, तो पहली बार मेरा बड़ा बेस नॉलेज था एंड मैंने कुछ स्ट्रैटेजाइज़ नहीं किया था कि मैं पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करूँगा या वैसे करूँगा। हम्म। तो आईएफएस का तो बहुत हेल्प रहा ही था, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो वीडियोज़ आते थे कि मतलब ऐसे आप पेपर को अटेम्प्ट करो या हम्म। फिर इस टॉपिक्स को कवर करो। तो मैंने कोट टू कोट वो फॉलो नहीं किया था। मैंने उस उन मतलब मेरे पास तो 2 महीने थे, तो हम्म। मैंने देखा कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। एंड मैंने उनको पहले तैयारी करने की कोशिश की हम्म। एंड देखा कि मेरे टाइम के हिसाब से मैं क्या-क्या कवर कर पा रहा हूँ। तो जैसे सेल सिग्नलिंग और कुछ पार्ट्स थे जो मैं उतने सही से नहीं कर पाया, बिकॉज़ उस समय मैं एक्चुअली हम्म। अपना कोर्स तो खत्म हो गया था, बट हम्म। मैं एक जगह में एक पोज़ीशन में काम कर रहा था। हम्म। तो वो फील्ड वर्क हो जाने के बाद जो समय मिलता था उसी के समय मैं अपना रिवाइज़ करता था कॉन्सेप्ट्स को।
तो वही आई थिंक मतलब पेन पेपर नोट्स बनाने ने हुँ, मेरे को हेल्प किया। हुँ, हुँ, एंड एट द सेम टाइम मेरी एक फ्रेंड थी जिसका लास्ट वाला जेआरएफ मतलब दिसंबर वाला जेआरएफ हो गया था। हुँ, हुँ, तो त्याश ने मेरे को बहुत हेल्प किया विद एडवाइस एंड कैसे क्या कर सकते हैं। तो उसने ही कहा था कि हर संडे को एक एग्जाम दिया करो, हुँ, तो हुँ, उससे भी काइंड ऑफ सब कुछ थोड़ा रिविजन में रहता है। तो बिल्कुल। आई थिंक जो आपने एडवाइस दिया था मतलब आईएफएस से सभी ने एडवाइस दिया था, हुँ, हुँ, उसको कोट अनकोट फॉलो करने से तो बहुत ही अच्छा हुआ था, बट हुँ, मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से मैंने उसी एडवाइस को यूज़ किया एंड जो मेरे से हो पा रहा था मैंने कोशिश किया कि मैं मैक्सिमम बेस कवर कर पाऊँ जो बिल्कुल, टॉपिक्स आते हैं नेट का उसका। बिल्कुल, बिल्कुल दिव्यांशु बहुत अच्छी। तो आपका बायोटेक बैकग्राउंड था, हाँ, बायोटेक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लाइफ साइंस का सिलेबस है 13 यूनिट है, उसमें डेफ़िनेटली आपके पास जो बायोटेक का पोर्शन था वो आपका फ़ेवरेट था। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन-सी यूनिट्स आपकी फ़ेवरेट है इनमें से रही? तो मतलब मेरा इंटरेस्ट गोइंग फर्दर एट भी इकोलॉजी एवोल्यूशन में ही है, उसमें ही मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपका बायोटेक बैकग्राउंड होकर इकोलॉजी इवोल्यूशन में आना चाहते हो, दैट्स ग्रेट। वो तो बहुत हाँ, टफ पड़ती है उनके लिए। हाँ, बायोटेक मतलब मेरा बैकग्राउंड था बट मेरा थर्ड ईयर से इंटरेस्ट इकोलॉजी एवोल्यूशन में ही है। तो परफेक्ट। मैंने इंटर्नशिप्स भी उसी बैकग्राउंड में की हैं। अच्छा, और इंटर्नशिप का क्या टॉपिक रहा आपका? मैंने पहले जो 2 इंटर्नशिप्स की थी वो मोस्टली मतलब ऐसे फॉरेस्ट के ऊपर थी, अच्छा। लाइक कम्युनिटी इकोलॉजी पर थी। और हम्म, एक दूसरी वाली बस ऐसे नॉर्मल स्टैट एनालिसिस था, सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने थे अच्छा। एंड वो अबंडेंस और ये सब का डेटा सॉइल के पीएच के परफेक्ट, डेटा के साथ परफेक्ट, कोरिलेट परफेक्ट, करना परफेक्ट। था। फिर मैंने रूट्स के साथ काम किया था एक बार, हम्म, बट मेरा इंटरेस्ट टेंडिंग मोर टुवर्ड्स एनिमल बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी था। हम्म। तो आई वांटेड टू वर्क विद एनिमल्स, तो मैंने अपने मास्टर्स थीसिस के समय स्नेल्स पर काम किया था। स्नेल्स हाँ, मोलस्कन्स। स्नेल्स ओके। पे। लैंड हाँ, स्नेल्स। लैंड स्नेल्स नहीं, ये इंटरटाइडल स्नेल्स हैं। तो अच्छा। ये वो जहाँ पर टाइड्स आते हैं उस एरिया उन में प्रेजेंट उस रहते हैं, पर अच्छा, अच्छा, इंटरटाइडल अच्छा, जोन अच्छा, में। अच्छा। तो तो उनका ये उनका कम्युनिटी फील्ड था। इकोलॉजी और ये आप देख रहे थे। हाँ, 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 मेनली। एंड जब परफेक्ट। मैं प्रेप ले रहा था एग्जाम की, हम्म, तब हिमालयन लंगूर प्रोजेक्ट कहकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम्म, उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो तभी मैंने वही लंगूरों और हम्म। बंदरों पर काम किया था उत्तराखंड में। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसका मतलब बायोटेक के टॉपिक आपके हाथ में थे और आप कह रहे हैं कि इकोलॉजी इवोल्यूशन और एनिमल टैक्सोनॉमी भी आपको आपका हैंड हो गया। एनिमल टैक्सोनॉमी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है बिकॉज़ मेरा उसमें कोर बैकग्राउंड नहीं है। कोर बट अच्छा फिर। इकोलॉजी एवोल्यूशन हाँ, और हाँ। जेनेटिक्स मुझे काफ़ी पसंद थी। तो अच्छा। ये टॉपिक्स मैं जानता था कि मैं अच्छे से कर पाऊँगा। हम्म, एंड जैसे कुछ टॉपिक्स है बायोकेम के एंड ऑल, हम्म। वो मेरे को समझ अच्छे आते हैं लेकिन पॉलिश नहीं था उतना। तो मेरे अच्छा, को था कि इस 2 महीने में मेरे को थोड़ा ब्रश अप कर लेना है, क्योंकि वो बहुत आगे सेकंड, थर्ड ईयर में पढ़ाया था उन्होंने वो। परफेक्ट। तो फिर कौन सी यूनिट ऐसी थी जो आपको बहुत ज्यादा मतलब आपने ऑप्ट ही नहीं किया उनके लिए? वही सेलुलर सिग्नलिंग एंड वो बिट्स मेरे को थोड़े डिफिकल्ट लगते अच्छा। हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं हम्म, पढ़कर उतना याद नहीं रख पाऊँगा। हम्म। मतलब मैं जो एफर्ट्स दूँगा उस यूनिट की तरफ, वो मार्क्स में कन्वर्ट उस हिसाब से नहीं होंगे। नहीं होगी। रादर अगर मैं वो अटेंशन, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये तो छोटे यूनिट्स हुए लेकिन इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। बायोकेम और ये सब बल्कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं थे। मुझे लगा अगर मैं इनको ज़्यादा समय दूँगा हम्म, तो बिकॉज़ इनका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो हम्म, उस हिसाब से मैं अच्छे से कर पाऊँगा। और मेरा जनरल एप्टीट्यूड ऐसे बेहतर था, हम्म। तो मेरे को पार्ट बी में थोड़ा मुश्किल हो रहा था हर समय जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं पार्ट ए सही से कर ले रहा हूँ, हम्म। तो वो पार्ट बी में मैं थोड़ा-सा ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि अच्छा। चलो यहाँ पर कुछ बिल्कुल, क्वेश्चंस कम ही बिल्कुल। किए अगर हाँ। सर्टेन नहीं है ताकि नेगेटिव ना आ जाए। परफेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपने सबसे पहले कैसे पार्ट सी को टारगेट किया कि पार्ट बी को टारगेट किया पहले? कैसा सीक्वेंस था उसमें? मैं मतलब सभी तो कहते हैं पार्ट सी को पहले कर लेना चाहिए, हम्म, बट क्योंकि मेरा पार्ट ए काफ़ी अच्छा जाता है, हम्म। लाइक कुछ-कुछ पेपर्स में मैं 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था। लकीली परफेक्ट, 1-2 परफेक्ट। गलत हो जाते थे कभी-कभार। वाओ, दैट्स ग्रेट। बट मेरा हम्म, पार्ट ए अच्छा जाने से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हम्म, नहीं चलो पेपर तो आगे बढ़ पा रहा है। हम्म, एंड ये चलो अब अगर 15 में से 13-14 क्वेश्चन भी हो गए तो वो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस का बूस्ट दे देता था। तो फिर पार्ट सी करने में हम्म। थोड़ा-सा मेरे को रिलैक्स फील होता था। मतलब पार्ट सी तो रहता है, इतने बिल्कुल, क्वेश्चंस रहते बिल्कुल हैं रहता तो है।
मैं उसे स्टार्ट करता था कि ठीक है, यहाँ तो हम्म 25 क्वेश्चन मिल जाएँगे, बस देखना है कि कौन वाले में मेरा सबसे अच्छा अटेम्प्ट बन पा रहा है। हम्म कहाँ से ये कैलकुलेटेड गेसिंग भी थोड़ा मैंने इधर-उधर किया, कि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 मैं एक्सक्लूड कर पा रहा हूँ, तो हम्म, बाकी 2 का मैं श्योर नहीं था, बट अच्छा, अपने अंदाज़े और नॉलेज से फिर वहाँ पर थोड़ा गेसिंग तो किया जा सकता है। वो बिल्कुल। कैलाश सर और बाकियों ने भी एडवाइस दिया था कि ऐसे कैलकुलेटेड गेसिंग तो करना चाहिए, तो बिल वो बिल सब एडवाइस मैंने ट्राई किया एंड आई थिंक वो हेल्प किया मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब प्रॉपर एडवाइस आप सर की माने और उसका आपको डेफ़िनिटली बेनिफिट और बेनिफिट हम देख रहे हैं, आपकी रैंक को देख रहे हैं। एक लास्ट सवाल दिव्यांशु आपसे पूछना चाहूँगा कि नए एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हुँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है एंड हुँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है एंड हुँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऐसा कोई अच्छा। फाड़ू स्टूडेंट हूँ। लाइक आई एम अ प्रीटी रेगुलर स्टूडेंट, कॉलेज में भी मेरे रिजल्ट्स देखे, मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था। अच्छा, अच्छा, बट अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडीली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट हूँ। पहले अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई की हुँ, थी। हुँ, बट हुँ। इवन विथ डूइंग फील्ड वर्क एंड एवरीथिंग, हुँ, दिस टाइम मैंने एग्जाम्स वो संडे को रेगुलरली दिए एंड अच्छा। जो मेरे से बनता था पढ़ा एंड लकीली आई थिंक मतलब मेरी तो मेहनत थी ही, हुँ, हुँ। प्लस मेरे सराउंडिंग्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, सभी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हुँ, तो हुँ, सब एक साथ कल्मिनेट होकर मेरे को हेल्प किया एंड बिल्कुल। मैंने खुद इतनी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी। अच्छा। मेरा एग्जाम ठीक-ठाक गया था बट मैंने हाँ, उतना होप्स नहीं रखा था क्योंकि क्या पता कब कैसा कट ऑफ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, मैंने सही। बस दे दिया था कि देखते हैं, बट मेरा इच्छा था कि इस बार निकल जाएगा तो काफ़ी हल्का फ़ील होगा। काफ़ी ढंग का तो हो मैं यही जाएगा। कहना चाहूँगा कि जो भी पहली बार बैठ रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1, 2, 3, 4 करके ऐसे सारे यूनिट्स ही क्लियर करने होंगे। हुँ, जो हुँ। अच्छा बनता है उससे स्टार्ट कर देने ताकि ये कॉन्फिडेंस आ जाए और मोमेंटम आ जाए हुँ, एंड हुँ। फिर ऐसा नहीं कि हार्ड यूनिट्स बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ देने के लिए, जब ऑलरेडी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो बिल्कुल। ऐसे यूनिट्स जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बट स्कोरिंग है, हुँ, उनको भी यूटिलाइज़ करने उनको का। भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत उनसे अच्छी। तो क्वेश्चन्स काफ़ी अच्छे आते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बन पा रहा है तो उनको करना चाहिए। तो एंड ऐसे मतलब हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, हौसला नहीं वो हो छोड़ना, जाता है। डिमोरलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो एक हुँ, पेपर ऊपर गया, एक पेपर नीचे गया। ऐसे बट भी पेपर्स रहते थे जिसमें मैं 100 लाता था, हुँ, हुँ, 110 लाता था। हुँ। ऐसे भी पेपर थे जिसमें मैंने 58, 60 लाया है। अच्छा। तो हाँ, हाँ। तो वैसा मैटर नहीं करता है। बस वो इट्स मोर लाइक कि एक प्रैक्टिस करो, एक सेंस बन जाने से पेपर का अच्छा। एंड जो थोड़ा तो नॉलेज रहता ही है। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत हार्ड पेपर नहीं होता। अगर स्ट्रैटेजी के साथ सही से किया जाए तो मतलब जेआरएफ तो हो जाना उतना भी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, डिफ़िकल्ट बस नहीं, कि कहने थोड़ा-सा का मतलब ये डेडिकेशन हुआ कि चाहिए। प्रॉपर प्रॉपर डिसिप्लिन हुआ, प्रॉपर रिवीजन हुआ और थोड़ा-सा हुँ, लाइटली अगर चीज़ों को रखा जाए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हुँ। दिव्यांशु, लास्ट बात आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि आप अपनी सक्सेस को, अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि आप एक पूरे छोटे से सेंटेंस में समेट दो, तो क्या कहेंगे? हाँ, मतलब मेरा सक्सेस जितना मेरा नहीं है, अच्छा, वो बहुत हद तक मतलब इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ जो इतना कुछ हुआ है 5 हुआ। सालों में। हाँ, 5 हाँ। सालों में नहीं, अभी तक हुँ, मेरे हुँ। पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी बहन भी मतलब हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं जो अरेंज कर कल्मिनेट करते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरी मेहनत तो रही है, साथ ही साथ मेरे टीचर्स ने भी अच्छे से पढ़ाया है। बिल्कुल। कॉलेज में मैं आईएफएस में फॉलो करता था, वो भी काफ़ी अच्छे क्लासेस चलते थे एंड हुँ। सभी कुछ मिलकर आई थिंक मतलब मैं कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सही वाला रैंक, बट आई थिंक सभी चीज़ें मिलकर फाइनली कल्मिनेटेड इनटू दिस बिल्क रैंक एंड बिल अभी तो फिलहाल काफ़ी हल्का लग रहा है कि चलो निकल के आया। निकल देयर गया। इज़ अ लॉन्ग वे अहेड। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी रास्ता बहुत लंबा है। हाँ, लेकिन लेकिन कम से कम ये एक माइलस्टोन क्लियर हो गया बड़ा है। सबसे बड़ा जो माइलस्टोन है दिव्यांशु, यही माइलस्टोन है। तो दिव्यांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सक्सेस की स्टोरी सुन के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली आपसे इंस्पायर होंगे। तो एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को आपकी सक्सेस के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और कांग्रेचुलेशंस।